नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज चीन में गृह युद्ध क्यों छिड़ गया, श्रद्धा केस के आरोपी आफताब पर किसने तलवार लहराई, पुतिन का टारगेट 20 लाख क्या है, और फुटबॉल वर्ल्ड कप पर किस वायरस का खतरा मंडरा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन में मचे बवाल से जुड़ी कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए सख्त प्रतिबंधों की वजह से लोगों ने चीन की शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। कई प्रांतों और शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन लगाने का विरोध कर रहे हैं। सख्त पाबंदियों से नाराज लोग पुलिस से भी भिड़ने से पीछे नहीं हट रहे। हालात यह हैं कि राजधानी बीजिंग से लेकर शंघाई तक लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट रहा है। यही नहीं, शंघाई समेत कई शहरों में लोग सफेद कागज लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, जबकि चीन विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को न सिर्फ मारा जा रहा है बल्कि उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन फिर भी तेज होते जा रहे हैं, जिससे चीन की सरकार बैकफुट पर है। मतलब यह कि सख्त कोरोना नियमों से त्रस्त होकर पूरे चीन में लोगों ने शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। कई प्रांतों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर शी जिनपिंग से लगातार कुर्सी छोड़ने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। बीजिंग से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस के जवान सड़क से घसीटकर हटाते दिखे। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के एक शहर में तो सरकार का विरोध कर रहे लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कई लोग पुलिस के साथ मारपीट करते दिखे, जबकि पीपीई किट पहने पुलिस के जवान भी उन पर लाठियां बरसाते नजर आए। इसी प्रांत के एक दूसरे शहर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। वहां भी शहर की एक सड़क पर लॉकडाउन लगाने से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। चीन के वुहान से आई एक तस्वीर में रात के वक्त हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते दिखे। मतलब ये कि कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों की वजह से चीन में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हर गुजरते दिन के साथ वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग रात भर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग लॉकडाउन हटाने की भी मांग पर अड़े हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि जीरो कोविड पॉलिसी की आड़ में चीन की सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। असल में चीन में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 27 नवंबर को वहां कोरोना के 40,000 मरीज सामने आए, जो महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। चीन में एक्टिव केसों की संख्या भी 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसी वजह से वहां की सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और सख्त लॉकडाउन की वजह से करीब 66 लाख लोग अपने घरों में कैद हैं। खाने की चीजें खरीदने के लिए भी वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ तक कि रोज होने वाले कोरोना टेस्ट से भी उनकी नाराजगी बढ़ी है। और जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन लोगों का गुस्सा तब और भड़क गया जब चीन के शिनजियांग प्रांत में मौजूद एक बिल्डिंग में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन की वजह से राहत समय पर नहीं पहुंच सकी, जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई। इसी घटना के बाद बीजिंग में लोग शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी हाथों में मोमबत्ती लिए दिखे, जबकि कई लोग सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए सफेद कागज लहराते नजर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंसरशिप और गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदर्शनकारी ये तरीका अपना रहे हैं, जो अभी तक कारगर साबित होता दिख रहा है। इसी वजह से ये तरीका पूरे चीन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बनता जा रहा है। न सिर्फ आम लोग बल्कि बड़ी संख्या में छात्र भी इसी तरह सफेद कागज लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शन के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो जैसे नारे तक लगा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल के हवाई हमलों से बचने के लिए सीरिया ने सीमा पर 2 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। खबर है कि उसे ये एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से सीरिया में इजरायल के हवाई हमले बढ़ गए हैं, जो ईरान के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि इजरायल सीरिया में ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने सीरिया को बवार 373 नाम के एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, जिनमें एक को सीरिया और लेबनान की सीमा के पास तैनात किया गया है, क्योंकि सीरिया का दावा है कि इजरायल ने कई हवाई हमले लेबनान के रास्ते किए हैं। सीरिया में ईरान की सेना के कई ठिकाने हैं और इजरायल उन्हें बर्बाद करने के लिए वहां हवाई हमला करता है, जिससे ईरान और इजरायल के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जमीन और आसमान भले ही सीरिया के हैं, वहां लड़ाई इजरायल और ईरान की चल रही है और सीरिया 2 पुराने दुश्मनों के बीच पिस रहा है। लेकिन सीरिया की सरकार ईरान के साथ है, क्योंकि गृह युद्ध में ईरान की सेना ने उसका बहुत साथ दिया। और इसीलिए जब इजरायल ने सीरिया में ईरान के किसी ठिकाने को उड़ाया, वहां की बशर अल असद सरकार ने इजरायल की आलोचना की और इसी वजह से ईरान ने सीरिया की सीमाओं की सुरक्षा में उसका साथ दिया।
और उसे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला किया जो इजरायल की मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दे। खबर है कि ईरान ने जो 2 एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया को दिए हैं, उनकी डील कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी। और जैसे ही इस डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ, उसे ईरान से सीरिया भेज दिया गया। ईरान ने सीरिया को जो 2 बवार 373 नाम के एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही रोक सकते हैं और 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं। और इसीलिए ईरान ने तय किया कि वो इजरायल के सीरिया में हो रहे हवाई हमलों को रोकने के लिए बवार 373 का इस्तेमाल करेगा। खबर है कि इजरायल को जैसे ही इसकी भनक लगी, उसके लड़ाकू विमान सीरिया की सीमा के पास मंडराने लगे, क्योंकि इजरायल उन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना चाहता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने बवार 373 को चीन की कंपनी की मदद से बनाया है, जिसे सीरिया और ईरान के बीच हुए एक समझौते के तहत अगस्त में सीरिया को दिया गया। खबर है कि दोनों बवार 373 इराक के रास्ते सीरिया पहुंचे, जिसके बाद एक एयर डिफेंस सिस्टम को सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के पास तैनात किया गया। और खबर है कि बवार 373 जहां तैनात है, वो गोलान हाइट से केवल 30 किलोमीटर दूर है, यानी वो इलाका जिस पर इजरायल और सीरिया सालों से झगड़ रहे हैं। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन की जंग जीतने के लिए पुतिन अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन इस बार ऐसा हमला बोलने जा रहे हैं जिसमें रूस के 20 लाख लोग शामिल होंगे। इन 20 लाख लोगों में 3 लाख महिलाएं भी हमले के लिए भेजी जाएंगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 9 महीने से चल रही जंग को जीतने के लिए पुतिन अगले साल की शुरुआत में ही 20 लाख लोगों को यूक्रेन भेज देंगे। इसके साथ ही पश्चिमी मीडिया ने यह दावा भी किया कि पुतिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लड़ने के लिए भेजने के साथ ही एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दावा किया गया कि पुतिन मॉस्को समेत रूस के कई बड़े शहरों में मार्शल लॉ लगा सकते हैं, ताकि उनके इस फैसले का अगर विरोध किया जाए तो वो उसे आसानी से दबा सकें। क्योंकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के कई हिस्सों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, लेकिन पुतिन ने ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन की परवाह नहीं की और यूक्रेन के शहरों को अपने खतरनाक हथियारों से दहलाना जारी रखा। हालांकि पुतिन की फौज को भी यूक्रेन के तगड़े पलटवार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से जंग 9वें महीने में भी जारी है और दावा किया गया कि 9 महीनों में पुतिन की सेना को काफी नुकसान भी हुआ। उसके 80,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन ने इस जंग को खत्म करने का एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए वो 1 या 2 लाख नहीं, बल्कि 20 लाख लोगों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार कर रहे हैं। दावा किया गया कि इन 20 लाख लोगों में 3 लाख महिलाएं भी शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में ही पुतिन यूक्रेन पर होने वाले सबसे बड़े हमले का ऐलान कर देंगे। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वो इसकी तैयारी आने वाले कुछ दिनों में ही शुरू करने वाले हैं और इसके लिए वो रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई बड़े शहरों में मार्शल लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार उनके खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। क्योंकि पुतिन जो फैसला लेने जा रहे हैं, उससे रूस के लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। पहले से ही जंग की मार झेल रहे हजारों परिवारों की मुश्किल बढ़ सकती है। दावा किया गया कि इसी वजह से पुतिन अपने विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाने की तैयारी पहले से ही करके रखना चाहते हैं, क्योंकि रूस का कानून कहता है कि मार्शल लॉ में कर्फ्यू लगाया जा सकता है, सेंसरशिप लागू हो सकती है, लोगों के आने जाने पर बंदिशें लग सकती हैं, वो एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, सेना उनकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है और विदेशी नागरिकों को तो जेल तक में डाल सकती है। और दावा किया गया कि पुतिन इसी कानून का सहारा लेकर रूस में विरोध को कुचल देंगे और इस बार यूक्रेन पर ऐसा हमला बोलेंगे जो उनकी जीत की वजह बन जाएगा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी आशंका जताई कि रूस में कुछ तो बड़ा करने वाला, यानी ज़ेलेंस्की को भी इस बात का अंदेशा हो गया है कि यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने दावा किया कि रूस अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके यूक्रेन के लोगों को सावधान किया। उन्होंने आशंका जताई कि इस बार रूस जो वार करने की तैयारी कर रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर आम लोग निशाना बन सकते हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाला वक्त यूक्रेन के लिए बुरे सपने जैसा हो सकता है। उधर फुटबॉल वर्ल्ड कप में मोरक्को से हार के बाद बेल्जियम के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। यूरोप के देश हॉलैंड में बेल्जियम के लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। टीम की हार से गुस्साए लोगों ने सड़कों को बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन इसके बाद तो मामला और बिगड़ गया। प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए। उन्होंने सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों पर ही हमला बोल दिया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को चोट भी आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि काफी देर पुलिस से झड़प के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। असल में बीते रविवार को हुए मुकाबले में मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से हरा दिया था। इस हार के बाद बेल्जियम पर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि लोग सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इधर दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मर्डर केस सामने आया।
राजधानी के त्रिलोकपुरी इलाके में रहने वाले अंजन दास नाम के शख्स को जान से मारने का आरोप उनकी पत्नी और बेटे पर लगा। पुलिस के मुताबिक पत्नी और बेटे ने मिलकर अंजन दास की 6 महीने पहले जान ले ली थी, जिसकी जानकारी पुलिस को अब लगी। त्रिलोकपुरी में मौजूद एक सरकारी जमीन की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी, जिसमें आरोपी पूनम और उसका बेटा दीपक देखे गए। वीडियो में पूनम पहले सड़क क्रॉस करती दिखी, जबकि वहां उसका बेटा किसी चीज को कूड़े के बीच छिपाता नजर आया, जिसके बाद वो खाली हाथ बाहर की तरफ आता दिखा। 20 से ज्यादा टुकड़े जघन्यतम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई। क्राइम ब्रांच के मुताबिक दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वजह क्या थी? नजर रखता था। पुलिस का कहना है कि पत्नी और बेटे ने मिलकर अंजन दास को इसलिए मारा क्योंकि वो अपनी बहू पर गलत नजर रखते थे। और आरोपियों के पड़ोसियों ने भी ये बताया कि आए दिन उनके घर से झगड़े की आवाजें आती थी। आरोप है कि पत्नी और बेटे ने मिलकर अंजन दास के शरीर के कई टुकड़े कर दिए, जिन्हें वो धीरे धीरे पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर फेंकते रहे, जिनमें त्रिलोकपुरी में डीडीए की ये जमीन भी शामिल बताई गई। आरोपी अंजन दास के साथ किराए के घर में रहते थे। अब अलग अलग पहलू पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूनम और दीपक ने इस हत्याकांड को 30 मई को घर के अंदर ही अंजाम दिया था। उसमें नींद की दवाई डाल दी थी, थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया। आरोप है कि अंजन दास की पत्नी और बेटे ने 4 से 5 दिनों में शव को ठिकाने लगाया। तब तक उसके टुकड़ों को घर के फ्रिज में रखा ताकि शव से बदबू न फैले और किसी को उन पर शक न हो। लेकिन पुलिस उन तक पहुंच गई। पुलिस से पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया और बताया कि 30 मई को उन दोनों ने मिलकर अंजन दास की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शव के 20 से ज्यादा टुकड़े किए थे और उन्हें पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकना शुरू कर दिया था, जिनमें राजधानी का पांडव नगर इलाका भी शामिल बताया गया। आरोप है कि हत्या के सबूत मिटाने के बाद आरोपियों ने खून के धब्बे छिपाने के लिए घर में पेंट कराया। पुलिस ने बताया कि उसे 5 जून को रामलीला मैदान में अंजन दास के शव के कुछ टुकड़े मिले थे, जिसके बाद इस मामले में जांच शुरू हुई। उधर गुजरात में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल हो गए। टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने 4 नवंबर को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अब वो अपने बेटे समीर व्यास के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। केशुभाई पटेल और मोदी सरकार में मंत्री रहे जय नारायण व्यास 2017 से पहले लगातार 4 बार सिद्धपुर सीट से विधायक रह चुके हैं। इस बीच कॉलेजियम की सिफारिश के बाद भी जजों की नियुक्ति में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि इससे नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पर असर हो रहा है, क्योंकि कॉलेजियम ने जो नाम सुझाए उन पर कई महीनों से केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय की थी, लेकिन केंद्र ने तय वक्त में कोई कदम नहीं उठाया। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। इधर ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के मारकर इतिहास रच दिया। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में यह रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट इतिहास में किसी भी बल्लेबाज ने 1 ओवर में 7 छक्के नहीं जड़े थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के गेंदबाज शिवा सिंह के 49वें ओवर में यह कमाल किया। असल में शिवा ने अपने इस ओवर में एक नो बॉल भी डाली थी, जिसकी वजह से उन्हें 7 गेंद डालनी पड़ी। महाराष्ट्र की तरफ से ऋतुराज ने 220 रन की पारी खेली और नॉट आउट रहे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। हैकरों ने एम्स अस्पताल का डेटा लौटाने के बदले मोटी रकम की डिमांड की है। पीटीआई के हवाले से यह बड़ी खबर है। बताया गया कि 200 करोड़ की मांग की गई है। हैकरों ने यह भी भरोसा दिया है कि अस्पताल का डेटा सुरक्षित है। अगर यकीन नहीं है तो वो सबूत के तौर पर एम्स प्रशासन को कुछ फाइलें लौटा सकते हैं। पीटीआई के हवाले से खबर है, ये न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर है। पिछले 6 दिनों से एम्स का सर्वर ठप है, जिसकी वजह से न केवल मरीजों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, बल्कि अस्पताल के कामकाज पर भी भारी असर पड़ रहा है। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, और क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, हैकर्स ने अस्पताल के सभी डाटा को हैक किया हुआ है और उसके बदले में एक मोटी रकम की डिमांड की गई है। हालांकि ये रकम कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन हैकर्स बिना पैसों के सर्वर सिस्टम को छोड़ने के लिए साफ मना कर चुके हैं। वहीं अगर एम्स प्रशासन और दिल्ली पुलिस की बात करें तो इनकी तरफ से कहा गया कि कोई भी आधिकारिक रूप से इन्होंने मना किया है कि किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की गई है। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी रकम की डिमांड हैकर्स की तरफ से अभी तक उन्हें नहीं मिली है, लेकिन जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि जिस तरह से ये पूरी जांच चल रही है। शुक्रिया दीपक आपका। इस बीच खबर है कि चीन का एक वॉरशिप भारत की सीमा के बेहद करीब पहुंचने वाला है। चांगशा नाम का यह जहाज बांग्लादेश की सीमा में पहुंचने वाला है। माना जा रहा है कि भारत की सीमा के इतनी पास अपना जहाज भेजकर चीन किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में।
इसीलिए उसने एक ऐसा जहाज बांग्लादेश भेजा जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है। 2015 में चीन की फौज में शामिल हुआ चांगशा एक ताकतवर वॉरशिप माना जाता है। कहने को तो इसमें कई हाईटेक मिसाइलें तैनात हैं, मगर माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जाता है। जहाज को बांग्लादेश भेजा जा रहा है, जो भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की समुद्री सीमा में रहकर भारत पर नजर रखना कोई बड़ी बात नहीं। बांग्लादेश में पहुंचने की वजह है एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना। असल में बांग्लादेश की सरकार ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू नाम का एक कार्यक्रम रखा है। ऐसा कार्यक्रम जिसमें कई देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। अलग अलग देशों के जहाज एक साथ समुद्र में चलेंगे और बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती का पैगाम दुनिया को देंगे। लेकिन माना जा रहा है कि चीन के लिए ये फ्लीट रिव्यू महज बहाना है और उसके दिमाग में कोई बड़ी साजिश पक रही है। इसीलिए भारत की फौज के बड़े अधिकारी अभी से सतर्क हो चुके हैं और चीन की हर हलचल पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश के साथ भारत के भी मजबूत रिश्ते हैं और वो भारत का एक सहयोगी देश है। इसलिए भारत बांग्लादेश के इस कार्यक्रम में कोई खलल भी नहीं डालना चाहता। ऊपर से बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बांग्लादेश की आजादी का मतलब ही भारत की ऐतिहासिक जीत का परचम बुलंद होना, क्योंकि 51 साल पहले भारत की फौज ने ही पाकिस्तान के जुल्मों का अंत कर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। 16 दिसंबर को बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में आंदोलन शुरू हुआ था और दिसंबर में ही बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का जन्मदिन भी मनाता, जिन्हें वहाँ का राष्ट्रपिता माना जाता है। इसी मौके का फायदा इस बार चीन ने उठाया। चीन की फौज पहले इस तरह के कार्यक्रमों से दूर रहा करती थी, लेकिन इस बार उसने बांग्लादेश के साथ फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर सबको हैरान कर दिया। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन की इस पहल के पीछे कोई साजिश हो सकती है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि इससे पहले भी चीन कुछ इसी तरह की कोशिश कर चुका है। कुछ महीने पहले ही चीन का एक जहाज अपने एक रहस्यमय मिशन पर श्रीलंका पहुंच गया था और श्रीलंका की सरकार के रोकने के बावजूद चीन का जहाज रुका नहीं था। चीन का वो जहाज कई दिनों तक श्रीलंका के तट पर मौजूद रहा। भारत का मानना यह है कि चीन की ये कोशिश भारत के समुद्री तटों की जासूसी करने के लिए थी। हालांकि भारत की नौसेना भी इस दौरान खास तौर पर अलर्ट रही और चीन की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन चीन ने कोशिश बंद नहीं की। माना जा रहा है कि इस बार भी चीन की कोशिश कुछ ऐसी ही है। चीन की नौसेना के पास कुछ ऐसे सेंसर मौजूद हैं जो जहाजों में जासूसी के लिए लगाए जा सकते हैं। इनकी मदद से सैटेलाइट को ट्रैक किया जा सकता है। वहीं इनकी मदद से आसपास मौजूद किसी बैलिस्टिक मिसाइल की लोकेशन का पता लगाना भी मुमकिन है। यही वजह है कि भारत की फौज चीन की चाल पर बारीकी से नजर रख रही है। उधर खबर है कि ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की की सेना को फ्रांस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट रफाल की ताकत पर रखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की और कतर एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी में जुटे हैं, जिसके लिए कतर अपनी सेना के बेड़े में तैनात रफाल लड़ाकू विमान को भी तुर्की भेज सकता है, जिसकी मदद से तुर्की के सैनिक पलक झपकते ही आसमान से वार करके दुश्मन का सफाया करने की ट्रेनिंग लेंगे। और रफाल को इस काम में माहिर माना जाता है। कई बार वो अलग अलग देशों की जंग में अपने हुनर का लोहा मनवा चुका है, क्योंकि रफाल की रफ्तार बेजोड़ है। इसमें लगे घातक हथियारों से दुश्मन का बचना नामुमकिन होता है। ये लड़ाकू विमान जिन मिसाइलों से लैस है, उनका निशाना अचूक माना जाता है। तुर्की भी राफेल की इस ताकत को पहचानता है। यही वजह है कि भूमध्य सागर में ग्रीस पर नकेल कसने के लिए वो बड़े पैमाने पर इसकी तैनाती चाहता है। और कतर के साथ होने वाली मिलिट्री ड्रिल में उसकी सेना को इस लड़ाकू विमान की ताकत को परखने का मौका मिल सकता है, जिसे खरीदने के लिए वो फ्रांस के साथ बातचीत शुरू करने के संकेत भी दे चुका है, क्योंकि उसकी लाख मिन्नतों के बावजूद अमेरिका उसे F-16 फाइटर बेचने को तैयार नहीं दिख रहा। जबकि भूमध्य सागर में मौजूद तेल और नेचुरल गैस के खजाने को लेकर हाल के दिनों में ग्रीस के साथ उसका तनाव जंग की दहलीज पर पहुंचता नजर आ रहा है। और ग्रीस भूमध्य सागर में तुर्की पर नजर रखने के लिए पहले ही अपनी वायुसेना को फ्रांस से खरीदे गए राफाल फाइटर जेट से लैस कर चुका है। ऐसे में तुर्की भी अपनी सेना की ताकत बढ़ाने का कोई मौका छोड़ता नहीं दिख रहा और इसके लिए उसने पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई थी। वैसे तो तुर्की नेटो में अमेरिका के साथ है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों की नहीं पड़ती, जिनमें एक है तुर्की का रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना। अमेरिका ने इसकी वजह से तुर्की को अपने F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से तुर्की और अमेरिका के बीच की F-16 लड़ाकू विमानों की डील भी अटक गई और खबर है कि अमेरिका के अड़ियल रुख के बाद तुर्की ने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ये घटना उस वक्त हुई जब राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ इंदौर के गणपति चौराहे से आगे बढ़े। इसी दौरान सड़क के किनारे खड़े कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। बताया गया कि नारे सुनकर राहुल गांधी रुक गए और उन्होंने नारे लगाने वालों को बुलवाया, लेकिन तब तक वो लोग वहां से निकल चुके थे। उधर पहाड़ों में बर्फबारी के बाद बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ सकती है, जिसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई और बताया कि उत्तर भारत में आने वाले दिनों में पारा तेजी से गिर सकता है,
जिसकी वजह से लोगों को धुंध का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। इस बीच पंजाब सरकार ने पराली जलाने के मामले में किसानों पर दर्ज किए गए सभी केस वापस ले लिए, जिसकी जानकारी राज्य के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने दी और इसे लोगों के हित में लिया गया फैसला बताया और कहा कि पंजाब सरकार किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने देगी। किसान का कोई लीगली नुकसान नहीं होगा। बताया गया कि केस वापस लेने के लिए पंजाब के किसान काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उधर पाकिस्तान के मीडिया ने इमरान खान के सभी प्रांतों की सत्ता छोड़ने की धमकी को बहानेबाजी बता दिया, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि इमरान ये सब पाकिस्तान की सेना के नए चीफ के करीब आने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि इमरान की कुर्सी किसी और की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना के पूर्व चीफ बाजवा की वजह से गई थी और इसीलिए वो नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। इमरान की इस नई राजनीतिक चाल से जुड़ा यह दावा वहां के मीडिया ने किया और पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपने आर्टिकल में लिखा कि इमरान के प्रांतों में सत्ता छोड़ने के ऐलान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रावलपिंडी में इमरान ने ये बात सिर्फ कहने के लिए की थी। इमरान की पार्टी इस समय पाकिस्तान के पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सत्ता में बैठी है। इसके अलावा पीओके में भी इमरान की पार्टी पीटीआई की सरकार है और इमरान ने इन सभी जगहों की असेंबली से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो इस्तीफा कब देंगे और इसी वजह से वहां के मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि इमरान की धमकी हवा हवाई है। उन्होंने ये ऐलान ऐसे समय किया है जब वहां की सेना को नया चीफ मिलने वाला है और कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर के पाकिस्तान की सेना का नया चीफ बनने से वहां के लोग खुश हैं। माना जा रहा है कि इमरान इसी वजह से आसिम मुनीर के करीब जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान माने या न माने वहां की सरकार सेना ही चलाती है और आसिम मुनीर तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ रह चुके हैं और अगले हफ्ते वो पाकिस्तान की सेना के चीफ का पद संभाल लेंगे। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पीएम की कुर्सी गंवा चुके इमरान पाकिस्तान की सियासत में चर्चा का मुद्दा बने रहना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने प्रांतों की सत्ता छोड़ने की धमकी दी, जिससे कि नए आर्मी चीफ से बातचीत का रास्ता तय हो सके, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को हाशिए पर धकेलने की कोशिश में है और इसीलिए इमरान प्रांतों में सियासी हलचल पैदा करना चाहते हैं ताकि इसी बहाने आसिम मुनीर उनसे बात करें और वो धीरे धीरे उनसे दोस्ती बढ़ा सकें। इस बीच खबर है कि काला सागर में रूस को खदेड़ने की तैयारियों में जुटे यूक्रेन को पहली बार अंडर वाटर ड्रोन मिलेंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो देश बेल्जियम यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप के साथ ही 10 अंडर वाटर ड्रोन भी देगा, जिनके मिलने पर यूक्रेन की सेना के लिए काला सागर में कुंडली मारकर बैठे रूस के जंगी जहाजों को खदेड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि बेल्जियम के ये घातक अंडर वाटर ड्रोन समंदर की गहराई में तैरते हुए दुश्मन के जहाजों की जानकारी जुटाने में माहिर माने जाते हैं और इनके छोटे साइज की वजह से दुश्मन के रडार को इनकी भनक भी नहीं लग पाती। माना जा रहा है कि इनके जरिए जुटाई गई जानकारी के बाद यूक्रेन की सेना काला सागर में मौजूद रूस के युद्धपोतों पर सटीक निशाना साध सकेगी, क्योंकि पिछले दिनों उसने खैरसॉन के दक्षिण में उन इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया था जहां से काला सागर में मौजूद रूस के जंगी जहाज हाई मार्च से दागे जाने वाले खतरनाक रॉकेटों की जद में आ चुके हैं और यूक्रेन काला सागर में रूस के जंगी जहाजों के दबदबे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों पर लंबे समय से सन्नाटा पसरा हुआ है और वहां से यूक्रेन का कोई जहाज हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है काला सागर में मौजूद पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट। ये जंगी जहाजों का वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान के सबसे अहम हथियारों में एक है। 24 फरवरी को जंग की शुरुआत में रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागकर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यहाँ मौजूद जंगी जहाजों के इसी बेड़े की बदौलत रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह का रास्ता तक रोक दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के इस बेड़े के पास अब बेहद घातक मानी जाने वाली कैलिबर मिसाइल का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है और इसी वजह से यूक्रेन की सेना रूस के इन जंगी जहाजों को वहां से खदेड़ने की तैयारी में जुट गई, जिसमें बेल्जियम से मिले अंडर वाटर ड्रोन उसके लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डिंपल यादव के प्रचार के बीच शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की गई। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में उनकी सुरक्षा घटाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद अब शिवपाल यादव को Z की जगह Y कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। शिवपाल इन दिनों मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। उधर साइबर न्यूज वेबसाइट के मुताबिक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों का डेटा लीक हो गया। दावा है कि दुनिया के कई देशों से हैकरों ने डेटा चुराया और उन्हें बेचने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध भी करा दिया। साइबर न्यूज के मुताबिक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले करीब 50 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ। बताया गया कि हैकरों ने 80 से ज्यादा देशों में डेटा पर हाथ साफ किया। दावा है कि भारत के 60 लाख लोगों का डेटा भी चोरी हुआ। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने 50 करोड़ की हेरोइन जब्त कर ली। इस मामले में तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
और बाद में उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध यात्रियों के सामान की तलाशी ली, जिसमें उनके पास से 8 किलो हेरोइन बरामद की गई, जो एक ट्रॉली बैग के अंदर छुपाकर लाई जा रही थी। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन से खरीदे गए फाइटर जेट अब म्यांमार के लिए मुसीबत बन गए हैं। बताया जा रहा है कि जो लड़ाकू विमान चीन ने दिए उनमें कई तरह की खराबियां आ रही हैं। यानी चीन ने म्यांमार को अच्छे लड़ाकू विमान देने के नाम पर ठग लिया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक म्यांमार को जो JF-17 फाइटर जेट मिले वो सही से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि म्यांमार की एयरफोर्स ने इन विमानों को उड़ाने से ही मना कर दिया, क्योंकि बताया जा रहा है कि हवा में उड़ते ही ये खराब हो रहे हैं। मतलब इन्हें उड़ाना खुद को मौत के मुंह में झोंकने जैसा है। दावा है कि म्यांमार ने 2016 में चीन से 16 JF-17 लड़ाकू विमानों का सौदा किया था, जिसके बाद 2018 में चीन ने म्यांमार को 6 फाइटर जेट भेजे थे। लेकिन अब जब चीन के विमानों में खराबी की बात सामने आ रही है तो म्यांमार खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक आदमी को मुर्गा बनाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि उसने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया था, तभी लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग एक आदमी से बहस करते दिखाई दिए। तभी कुछ और लोग वहां आ गए और उस आदमी को मुर्गा बनाकर उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। हालांकि इस दौरान वो पिटाई कर रहे लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे छोड़ने के बजाय एक एक कर उसकी बेरहमी से पिटाई करते रहे। मुझे पीट तो इन्होंने वीडियो बनाया। इस घटना में उस आदमी को काफी चोटें आई, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मुझे दुकान में बंधक बना करके मारपीट किया और मेरे से पैसे छीन लिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में रूसी सेना को खदेड़ने के लिए अमेरिका पहली बार यूक्रेन को लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने वाला घातक हथियार देगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जंग रुकने वाली नहीं है, बल्कि और भड़कने वाली है, क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन पिछले 9 महीने से रूस की सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब दे रहा है। और अब पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका रूसी सेना पर कहर बरपाने के लिए पहली बार यूक्रेन को GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब देने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह हथियार कई मील दूर से ही दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने की ताकत रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इस ताकतवर हथियार से 150 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। दावा है कि GPS से लैस ये घातक हथियार किसी भी मौसम में दुश्मन की सेना को धूल चटा सकता है। बताया जा रहा है कि अगले साल यानी 2023 की शुरुआत में ही अमेरिका यूक्रेन को इसकी सप्लाई शुरू कर देगा। और दावा है कि अमेरिका का ये घातक हथियार जंग में रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए काल साबित होगा। उधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ कई विधायकों ने विधानसभा के बाहर मोर्चा खोल दिया और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। ममता जी का जो कैबिनेट है उसको अरेस्ट किया जाए। असल में बीजेपी ने शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप लगाते हुए विधानसभा में चर्चा की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को विधानसभा स्पीकर ने खारिज कर दिया। इस बीच सऊदी अरब के क्लब से पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बड़ा ऑफर दिया गया। उन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासिर ने 3 साल के लिए उन्हें 18 करोड़ 60 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 1800 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर कार्रवाई करते हुए 130 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली और अब उनकी बेनामी संपत्ति को खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विधायक एक अपराधी को पुलिस रिमांड से छुड़वाने के आरोप में सजा काट रहे हैं, जिसके बाद से ही पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक स्कूटर सवार सड़क पर खड़े ऑटो से टकराता दिखाई दिया और जैसे उसकी टक्कर हुई वो बेदम होकर वहीं गिर गया। सामने आए वीडियो में सड़क पर एक ऑटो रुकता दिखाई दिया, जबकि उसके पीछे स्कूटर सवार धीरे धीरे गुजरता नजर आया, लेकिन तभी पीछे से आ रही एक बस ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद वो ऑटो से टकराकर वहीं जमीन पर गिर गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर सवार गिरते ही बेहोश हो गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस हादसे के बाद बस के साथ साथ ऑटो ड्राइवर भी मौके से फरार होते दिखाई दिए। गनीमत ये रही कि स्कूटर सवार की रफ्तार कम थी, इसीलिए उसकी जान बच गई, लेकिन हेलमेट नहीं पहना होने की वजह से उसके सिर में काफी चोट आई। इस बीच खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन बहन को किनारे कर अपनी बेटी को गद्दी सौंपने के मूड में दिख रहे हैं। किम की बेटी के दूसरी बार सबके सामने आने के बाद यह अनुमान लगाया जाने लगा कि आने वाले वक्त में उनकी जगह वो लेगी, क्योंकि बीते हफ्ते जब किम ने परमाणु हथियार लेकर उड़ने वाली ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था,
उसके अगले दिन ही उनकी बेटी को पहली बार देखा गया था। और इस बार जब किम जोंग उन अपनी बेटी को लेकर मिसाइल टेस्ट करने वाले वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे तो ये खबरें तेज हो गईं कि किम अपनी उत्तराधिकारी अपनी इसी बेटी को बना सकते हैं। तभी वो उसे लेकर वहां पहुंचे और वैज्ञानिकों के साथ फोटो खिंचवाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें किम की बेटी अपने पिता के हाथों को पकड़े दिखी। उसने लंबा कोट पहना हुआ था। बताया जाता है कि किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं, जिनमें पहला बेटा और 2 बेटियां हैं। कहा जा रहा है कि जिस बेटी के साथ किम ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की वो उसकी दूसरे नंबर वाली बेटी है, जिसका जन्म 2013 में हुआ है। यानी वो करीब 9 साल की है। हालांकि इससे पहले किम की बहन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि किम जोंग उन की बहन उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है। लेकिन हाल में 2 बार किम के अपनी बेटी के साथ दिखने से खबरें पलट गईं। उधर पाकिस्तान पर तुर्की की मेहरबानियों की एक बड़ी वजह सामने आई। पता चला है कि पाकिस्तान ने तुर्की को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल होने का न्योता दिया है, जिस पर अभी तक तुर्की ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि तुर्की की भी इसमें भारी दिलचस्पी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका भारत शुरू से विरोध करता रहा है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, यानी उस कश्मीर से होकर गुजरता है जिस पर केवल कब्जा पाकिस्तान का। लेकिन चीन ने पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के नाम पर सुनहरे ख्वाब दिखाए। सपना दिखा दिखाकर चीन ने पाकिस्तान को बुरी तरह कंगाल कर दिया। अब वही दांव पाकिस्तान अपने नए दोस्त तुर्की पर आजमा रहा है। हालांकि भारत ने पहले ही इस पर नाराजगी जताई है। भारत ने साफ कहा है कि अगर सीपीईसी में किसी तीसरे देश की एंट्री हुई तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी कार्रवाई को कानून विरोधी और भारत की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। और माना जा रहा है कि इसीलिए तुर्की ने अभी तक इस प्रोजेक्ट में शामिल होने पर कोई ऐलान नहीं किया है। लेकिन अड़ंगा केवल भारत के विरोध का नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि चीन भी इस प्रोजेक्ट में किसी दूसरे देश को शामिल नहीं करना चाहता। चीन ने इस प्रोजेक्ट में भारी भरकम निवेश किया है, जबकि प्रोजेक्ट बनकर खड़ा हुआ है पाकिस्तान की जमीन पर। इसीलिए हिस्सेदार जितना चीन है उतना ही पाकिस्तान भी है। लेकिन दोनों को ही लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट के अकेले मालिक हैं। चीन के कर्ज तले पाकिस्तान बुरी तरह दबा हुआ है। चीन खुद को पूरे पाकिस्तान का मालिक समझता है। ऊपर से कंगाल हो चुका पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी बेचकर कुछ पैसे बनाने की जुगत में लगा है। इसलिए परेशानी यह है कि अगर पाकिस्तान ने तुर्की को सीपीईसी में हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की तो चीन इसके लिए राजी नहीं होगा। चीन के राजी हुए बिना यह मुमकिन भी नहीं है कि तुर्की इस खेल में शामिल हो पाए, बल्कि इस चक्कर में पाकिस्तान और चीन के बीच हालात तनावपूर्ण बन सकते हैं। माना जा रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच सीपीईसी में हिस्सेदारी पर बातचीत लंबे वक्त से चल रही है और इसी प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी का लालच तुर्की और पाकिस्तान को करीब ला रहा है। तुर्की ने तो शायद इसी के लालच में आकर हिंदुस्तान को भी अपना दुश्मन बना लिया। भारत की खुफिया एजेंसियों को खबरें मिल रही हैं कि आईएसआई के इशारे पर तुर्की आतंकियों की मदद कर रहा है। कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे संगठनों को तुर्की का साथ मिल रहा है। ऐसे कई संगठन तो खुलकर तुर्की की जमीन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तुर्की की कोशिश पाकिस्तान को खुश करने की है और इसी कोशिश में वो आतंकी संगठनों को भी पालने में लगा है। लेकिन इतना तो साफ है कि सीपीईसी में शामिल होने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। भारत की खुफिया एजेंसियों को भी इस डील की भनक पहले से है। इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने जुलाई में ही सीपीईसी पर ऐतराज जता दिया था। इधर खबर है कि जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी। रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट से 1 साल की सजा मिलने के बाद सिद्धू 6 महीने से ज्यादा वक्त से पटियाला की जेल में बंद है और उन्होंने वहीं से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी है। हालांकि चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन पंजाब कांग्रेस में इस बात की चर्चा गर्म हो गई कि जेल से निकलने के बाद सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बीच अमेरिका के मैरीलैंड में एक छोटा विमान क्रैश हो गया और बिजली के टावर में जा फंसा, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। क्योंकि बिजली के टावर में विमान फंसने की वजह से मैरीलैंड के करीब 1 लाख घरों की बत्ती गुल हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम वहां पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद विमान में मौजूद पायलट और एक आदमी को नीचे उतारा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान विमान में मौजूद लोग 100 फीट की ऊंचाई पर घंटों तक अटके रहे और वहां बिजली भी गुल रही। इधर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बम्बिया गैंग के 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई यूएपीए एक्ट के तहत की गई और टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने बम्बिया गैंग के 2 गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और नवीन वाली को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि तिहाड़ जेल में बंद ये दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे और उसके इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रचने में जुटे थे। उधर गुजरात के सूरत में अरविंद केजरीवाल के रोड शो में कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। केजरीवाल वहां गोपाल इटालिया के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ अनजान लोगों ने उनके रोड शो में बवाल कर दिया। वो पुतला लेकर आए थे और नारे लगा रहे थे। ये नहीं, किसी ने दूर से डिब्बे जैसी चीज भी फेंकी। कुछ लोग तो केजरीवाल की गाड़ी के सामने ही आ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। ये लोग कौन थे इसका पता लगाया जा रहा है।
लेकिन जितनी देर उन्होंने हंगामा किया, केजरीवाल का रोड शो रुका रहा। ये सब तब हुआ जब केजरीवाल सूरत की कतारगाम सीट से उम्मीदवार गोपाल इटालिया के समर्थन में वोट मांग रहे थे। इस बीच खबर है कि आसिम मुनीर को सेना प्रमुख बनाए जाने का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान की फौज में कई अफसरों ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आसिम मुनीर 29 नवंबर को रिटायर हो रहे बाजवा की जगह लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि उनके नाम के ऐलान के बाद से ही सेना में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर के विरोधी 2 बड़े अफसरों ने अपने पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। जिन 2 अफसरों ने यह फैसला किया है वो इमरान खान के करीबी बताए जाते हैं। इनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद तो इमरान खान की सरकार के वक्त ISI चीफ थे, जबकि दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी इमरान के चहेते बताए जाते हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक दोनों अफसरों के इस्तीफे की वजह भी यही है, क्योंकि आसिम मुनीर को इमरान खान का विरोधी कहा जाता है और दोनों के बीच उसी वक्त से टकराव चला आ रहा है जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे। साल 2018 के अंत में दोनों के बीच की तल्खी चरम पर पहुंची थी, क्योंकि आसिम मुनीर ने उस वक्त इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके बाद इमरान खान ने आसिम मुनीर को ISI चीफ के पद से हटा दिया और बाजवा के करीबी आसिम मुनीर सिर्फ 8 महीने ही ISI मुखिया रह पाए थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उसी वक्त से इमरान खान और आसिम मुनीर एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते और दावा है कि इसी वजह से शहबाज सरकार ने उन्हें पाकिस्तानी सेना की कमान सौंपी है, ताकि इमरान खान और उनकी पार्टी पर लगाम लगाई जा सके। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत देते हुए जल बोर्ड पर लगाए गए 50 करोड़ के जुर्माने पर रोक लगा दी। बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड यमुना में सीवर का पानी छोड़े जाने पर रोक लगाने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से NGT ने फटकार लगाते हुए उस पर जुर्माना लगाया था, लेकिन अब उसे राहत मिल गई। इससे पहले कोर्ट ने जुर्माने की रकम को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करने का आदेश दिया था। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने 65 किलो अफीम के साथ एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो अफीम मणिपुर से राजस्थान ले जा रहा था, जिसे उसने बांस से भरे एक ट्रक में छिपाया था। पुलिस ने ट्रक से 5-5 किलो के 13 पैकेट बरामद किए। खेप इस ट्रक में लेकर जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रक बांस का भरा हुआ है। पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 6.5 करोड़ बताई गई। अफीम तस्करी के मामलों में पुलिस आरोपी श्रवण कुमार राव की लंबे वक्त से तलाश कर रही थी। इस बीच राम जन्मभूमि के इतिहास पर फिल्म बनाने के लिए 4 लोगों की कमेटी बनाई गई, जो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर प्रोडक्शन तक का पूरा काम करेगी, जिसमें लेखक प्रसून जोशी समेत 3 और नाम शामिल हैं। साथ ही राम जन्मभूमि पर बनने वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की आवाज का इस्तेमाल हो सकता है। उधर खबर है कि वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने वायरस को फिर जिंदा कर दिया, जिसमें लोगों की टेंशन बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह वायरस करीब 50,000 साल से रूस के साइबेरिया में बर्फ के नीचे दबा था, जिसे रूस, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने खोज निकाला और इसकी जांच के बाद पता चला कि वो अब तक न सिर्फ जिंदा है बल्कि दूसरे जिंदा जीवों को संक्रमित करने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि दावा किया गया कि लैब के अंदर इस वायरस ने एक सेल वाले जीव अमीबा को संक्रमित कर दिया, जबकि ये वायरस 48,500 साल से साइबेरिया में बर्फ के नीचे दबा था। इसीलिए वैज्ञानिक इसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइबेरिया में बर्फ तेजी से पिघल रही है, उससे दुनिया पर बड़ी महामारी का खतरा पैदा हो सकता है। और आशंका यह है कि ऐसा होने पर वहां बर्फ में दबे कई और खतरनाक वायरस एक बार फिर जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक पहले ही इन्हें ढूंढकर उन पर रिसर्च कर लेना चाहते हैं, ताकि उनके संक्रमण से बचने का तरीका खोजा जा सके। इधर बिहार के बॉर्डर वाले इलाकों में सैटेलाइट फोन मिलने और उसके इस्तेमाल से पुलिस और प्रशासन के कान खड़े हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से लगने वाले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीमांचल का इलाका आतंकियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। आतंकी बिहार और नेपाल के बीच खुले बॉर्डर का लगातार फायदा उठाते रहे। ऐसे में संदिग्ध सैटेलाइट फोन मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। राज्य की पुलिस ने भी सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सैटेलाइट फोन की जांच की जा रही है और दावा है कि जांच के बाद इससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक बिहार और नेपाल की बॉर्डर से लगने वाले कई जिलों में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के सबूत मिले हैं और उन जिलों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल शामिल हैं। असल में भारत में सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है, क्योंकि फोन की कनेक्टिविटी सीधे सैटेलाइट से होती है, जिसकी वजह से इसकी किसी भी कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सकता। उधर गोवा में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे और फिल्मी जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह में चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम फिल्म जगत के लिए जो भी सहायता चाहिए होगी वो करेंगे। 20 नवंबर से शुरू हुए इस फिल्म महोत्सव में 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई गई।
इस बीच महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सलियों के चंगुल से सड़क बनाने वाले एक ठेकेदार के अकाउंटेंट को छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया, जिन्होंने अकाउंटेंट का अपहरण किया था और उसके बदले 70 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 नक्सलियों को धर दबोचा और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। इधर दिल्ली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। इस बीच नेटो देश लातविया ने रूस और बेलारूस के साथ लगने वाली अपनी सीमा के पास बने पुलों को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि रूस पहले ही बोल चुका है कि यूक्रेन में आधुनिक हथियारों की सप्लाई उसके और नेटो के बीच सीधी जंग की वजह बन सकती है। और जिस तरह पिछले दिनों पोलैंड की जमीन पर मिसाइल फटी, उससे लातविया खौफ में आ गया, क्योंकि वो जंग के पहले दिन से यूक्रेन के साथ खड़ा है। ऐसे में उसे डर है कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर हार से बौखलाए पुतिन किसी भी वक्त उस पर हमला बोल सकते हैं। और लातविया की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उस पर हमला एक तरफ से नहीं बल्कि 2 तरफ से हो सकता है, क्योंकि वो पूर्व में रूस के साथ सीमा साझा करता है, जबकि दक्षिण में उसकी सीमा रूस के जिगरी दोस्त बेलारूस से लगती है। इसीलिए उसने इन दोनों देशों से लगी सीमा पर बने पुलों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से एक पुल को तोड़ते दिखाई दिए। इधर जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से वहां कई इलाकों में पानी जम गया। लगातार हो रही बर्फबारी से कई जगहों पर तापमान माइनस में पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां के लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो गई। यहाँ पे जो नल वगैरह है, पाइप है, ये पानी जो है जम रहा है। डनमार्क से सामने आए वीडियो में पेड़ों पर बर्फ जमी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी घाटी में ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उधर झारखंड के धनबाद जिले में एक मौलवी ने अपने इलाके में मुस्लिम समुदाय की शादियों में नाच गाने और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया और इन्हें इस्लाम के खिलाफ बताते हुए साफ कर दिया कि फरमान की अनदेखी करने वालों पर 5,100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके लिए उन्हें लिखित माफी भी मांगनी होगी। फरमान के मुताबिक शादी पर ये पाबंदियां 2 दिसंबर से लागू होंगी। इस बीच दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में एक शादी समारोह के दौरान हादसा हो गया। वहां मैरिज होम की दीवार का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक लड़का घायल हो गया। बताया गया कि मैरिज होम की दीवार का एक हिस्सा टिन शेड पर गिरा, जो मलबा गिरने से टूट गया। जख्मी हुआ लड़का हादसे के वक्त टिन शेड के नीचे खड़ा था। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बदमाश ने एक आदमी को सरेआम गोली मार दी। बताया गया कि यह घटना मामूली विवाद पर हुई, जिसमें बदमाश ने उस पर गोली दाग दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग आपस में बातचीत करते हुए सड़क से गुजरते नजर आए। इसी दौरान आरोपी उनका पीछा करता दिखाई दिया। जैसे ही वो दोनों कुछ दूर पहुंचे, पीछा करने वाले ने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद सड़क से घसीटकर हटाते दिखे। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के एक शहर में तो सरकार का विरोध कर रहे लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई लोग पुलिस के साथ मारपीट करते दिखे, जबकि पीपीई किट पहने पुलिस के जवान भी उन पर लाठियां बरसाते नजर आए। इसी प्रांत के एक दूसरे शहर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। वहां भी शहर की एक सड़क पर लॉकडाउन लगाने से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। चीन के वुहान से आई एक तस्वीर में रात के वक्त हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते दिखे। मतलब ये कि कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों की वजह से चीन में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हर गुजरते दिन के साथ वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग रात भर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग लॉकडाउन हटाने की भी मांग पर अड़े हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि जीरो कोविड पॉलिसी की आड़ में चीन की सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। असल में चीन में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 27 नवंबर को वहां कोरोना के 40,000 मरीज सामने आए, जो महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। चीन में एक्टिव केसों की संख्या भी 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसी वजह से वहां की सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और सख्त लॉकडाउन की वजह से करीब 66 लाख लोग अपने घरों में कैद हैं। खाने की चीजें खरीदने के लिए भी वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ तक कि रोज होने वाले कोरोना टेस्ट से भी उनकी नाराजगी बढ़ी है। और जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
लेकिन लोगों का गुस्सा तब और भड़क गया जब चीन के शिनजियांग प्रांत में मौजूद एक बिल्डिंग में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन की वजह से राहत समय पर नहीं पहुंच सकी, जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई। इसी घटना के बाद बीजिंग में लोग शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी हाथों में मोमबत्ती लिए दिखे, जबकि कई लोग सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए सफेद कागज लहराते नजर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंसरशिप और गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदर्शनकारी ये तरीका अपना रहे हैं, जो अभी तक कारगर साबित होता दिख रहा है। इसी वजह से ये तरीका पूरे चीन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बनता जा रहा है। न सिर्फ आम लोग बल्कि बड़ी संख्या में छात्र भी इसी तरह सफेद कागज लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शन के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो जैसे नारे तक लगा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल के हवाई हमलों से बचने के लिए सीरिया ने सीमा पर 2 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। खबर है कि उसे ये एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से सीरिया में इजरायल के हवाई हमले बढ़ गए हैं, जो ईरान के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि इजरायल सीरिया में ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने सीरिया को बवार 373 नाम के एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, जिनमें एक को सीरिया और लेबनान की सीमा के पास तैनात किया गया है, क्योंकि सीरिया का दावा है कि इजरायल ने कई हवाई हमले लेबनान के रास्ते किए हैं। सीरिया में ईरान की सेना के कई ठिकाने हैं और इजरायल उन्हें बर्बाद करने के लिए वहां हवाई हमला करता है, जिससे ईरान और इजरायल के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जमीन और आसमान भले ही सीरिया के हैं, वहां लड़ाई इजरायल और ईरान की चल रही है और सीरिया 2 पुराने दुश्मनों के बीच पिस रहा है। लेकिन सीरिया की सरकार ईरान के साथ है, क्योंकि गृह युद्ध में ईरान की सेना ने उसका बहुत साथ दिया और इसीलिए जब इजरायल ने सीरिया में ईरान के किसी ठिकाने को उड़ाया, वहां की बशर अल असद सरकार ने इजरायल की आलोचना की और इसी वजह से ईरान ने सीरिया की सीमाओं की सुरक्षा में उसका साथ दिया और उसे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला किया जो इजरायल की मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दे। खबर है कि ईरान ने जो 2 एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया को दिए हैं, उनकी डील कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी और जैसे ही इस डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ, उसे ईरान से सीरिया भेज दिया गया। ईरान ने सीरिया को जो 2 बवार 373 नाम के एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही रोक सकते हैं और 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं और इसीलिए ईरान ने तय किया कि वो इजरायल के सीरिया में हो रहे हवाई हमलों को रोकने के लिए बवार 373 का इस्तेमाल करेगा। खबर है कि इजरायल को जैसे ही इसकी भनक लगी, उसके लड़ाकू विमान सीरिया की सीमा के पास मंडराने लगे, क्योंकि इजरायल उन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना चाहता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने बवार 373 को चीन की कंपनी की मदद से बनाया है, जिसे सीरिया और ईरान के बीच हुए एक समझौते के तहत अगस्त में सीरिया को दिया गया। खबर है कि दोनों बवार 373 इराक के रास्ते सीरिया पहुंचे, जिसके बाद एक एयर डिफेंस सिस्टम को सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के पास तैनात किया गया और खबर है कि बवार 373 जहां तैनात है वो गोलान हाइट से केवल 30 किलोमीटर दूर है, यानी वो इलाका जिस पर इजरायल और सीरिया सालों से झगड़ रहे हैं। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई यूक्रेन की जंग जीतने के लिए पुतिन अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन इस बार ऐसा हमला बोलने जा रहे हैं जिसमें रूस के 20 लाख लोग शामिल होंगे। इन 20 लाख लोगों में 3 लाख महिलाएं भी हमले के लिए भेजी जाएंगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 9 महीने से चल रही जंग को जीतने के लिए पुतिन अगले साल की शुरुआत में ही 20 लाख लोगों को यूक्रेन भेज देंगे। इसके साथ ही पश्चिमी मीडिया ने यह दावा भी किया कि पुतिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लड़ने के लिए भेजने के साथ ही एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दावा किया गया कि पुतिन मॉस्को समेत रूस के कई बड़े शहरों में मार्शल लॉ लगा सकते हैं, ताकि उनके इस फैसले का अगर विरोध किया जाए तो वो उसे आसानी से दबा सकें, क्योंकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के कई हिस्सों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, लेकिन पुतिन ने ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन की परवाह नहीं की और यूक्रेन के शहरों को अपने खतरनाक हथियारों से दहलाना जारी रखा। हालांकि पुतिन की फौज को भी यूक्रेन के तगड़े पलटवार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से जंग 9वें महीने में भी जारी है और दावा किया गया कि 9 महीनों में पुतिन की सेना को काफी नुकसान भी हुआ। उसके 80,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन ने इस जंग को खत्म करने का एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए वो 1 या 2 लाख नहीं बल्कि 20 लाख लोगों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार कर रहे हैं। दावा किया गया कि इन 20 लाख लोगों में 3 लाख महिलाएं भी शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में ही पुतिन यूक्रेन पर होने वाले सबसे बड़े। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रूस और यूक्रेन की जंग पर। खबर है यूरोपियन यूनियन की तरफ से अमेरिका को चेतावनी दी गई है। यूरोपियन यूनियन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका इस नाजुक वक्त में मुनाफाखोरी में लगा है।
नेचुरल गैस की कीमतों पर यूरोप और अमेरिका के बीच तलवारें खींचने की नौबत आ सकती है। पहले ही महंगी गैस की वजह से यूरोप के देशों की हालत खराब है, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया बयान साफ करने वाला है कि यूरोप के सब्र का बांध टूट गया है और इसीलिए उन्होंने अमेरिका से इस मामले में जल्द कोई फैसला लेने को कहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन का ताजा बयान अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि इसे यूरोपियन यूनियन की झुंझलाहट भी समझा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से साफ कहा गया है कि अमेरिका जंग के इस वक्त में ऊंची कीमतों पर गैस बेच रहा है। नेचुरल गैस इस वक्त पूरे यूरोप के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। गैस की वजह से यूरोप के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर पहुंच चुकी है। ऊपर से अब सर्दियों का वक्त है जब महंगी गैस यूरोप को और भी ज्यादा परेशान कर सकती है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच दरार एक बड़ी खबर है। दुनिया में अमेरिका के सहयोगियों में सबसे बड़ा धड़ा यूरोप का ही है। अगर यूरोप भी अमेरिका के हाथ से छिटक गया तो अमेरिका काफी कमजोर पड़ सकता है। ऊपर से इसका असर यूक्रेन की जंग पर भी पड़ सकता है। सबसे अहम बात यह कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से आए इस बयान के बाद रूस और अमेरिका की तुलना शुरू हो गई और रूस की आर्थिक नीति से बाइडेन की तुलना अमेरिका को परेशान करने वाली है। एक तरफ रूस है जो अपना कच्चा तेल भारी भरकम डिस्काउंट पर बेच रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भारी भरकम मुनाफा कमा रहा है। जंग शुरू होने के बाद से ही नेचुरल गैस की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, लेकिन इन ऊंची कीमतों से यूरोप को कोई राहत नहीं मिली है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है कि अब अमेरिका को उनकी मांगों पर गंभीर होना होगा। मतलब ये कि इसे एक अल्टीमेटम की तरह समझा जाना चाहिए। यूक्रेन में चल रही जंग के नजरिए से भी यूरोपियन यूनियन इस वक्त बेहद अहम है। यूरोप के देशों के जरिए ही बाइडेन यूक्रेन तक मदद पहुंचा रहे हैं। अगर यूरोप के देशों का साथ छिन गया तो रूस के सामने यूक्रेन को घुटने टेकने तक की नौबत आ सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने एक आदमी को सरेआम गोली मार दी। बताया गया कि यह घटना मामूली विवाद में हुई, जिसमें बदमाश ने उस पर गोली दाग दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दो लोग आपस में बातचीत करते हुए सड़क से गुजरते नजर आए। इसी दौरान आरोपी उनका पीछा करता दिखाई दिया। जैसे ही वो दोनों कुछ दूर पहुंचे, पीछा करने वाले ने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी, जो सीधे जाकर एक आदमी को लगी। इसके बाद घायल हालत में वो अपने साथी के साथ वहां से भागने लगा। तभी उस बदमाश ने उन पर दोबारा गोली चलाई। हालांकि इस दौरान गोली की आवाज सुनकर कुछ लोग बदमाश को पकड़ने के लिए घर से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। कहाँ का था? कहाँ का था? गोली लगने से घायल हुए उस आदमी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसे गोली मारी गई वो दलित समुदाय से था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हंगामा मच गया। मौत की खबर मिलते ही इलाके में रहने वाले लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कई जवान भी पहुंच गए, जिन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और सड़क पर बैठकर आरोपी को फांसी देने की मांग करते रहे। हालांकि पुलिस ने किसी तरह परिवार वालों को समझाकर सड़क को खाली कराया। घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन भी किया गया है। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। श्रद्धा केस से जुड़ी हुई आरोपी आफ्ताब पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक का नाम निगम गुर्जर और दूसरे का कुलदीप ठाकुर बताया जा रहा है। दोनों गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इनके अलावा बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में हिंदू सेना नाम के संगठन ने भी बयान जारी किया और इस हमले को आरोपियों की निजी सोच बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। पुलिस ने हमले के आरोप में जिन लोगों को पकड़ा है वो इसी संगठन से जुड़े हैं। इससे पहले श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला पर दिल्ली के रोहिणी इलाके में एफएसएल के दफ्तर के बाहर हिंदू सेना नाम के संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद वहां से जेल वापस ले जाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही एफएसएल के दफ्तर के मेन गेट से बाहर पुलिस की बस निकली, वहां पहले से मौजूद कुछ लोग उसके पीछे तलवार लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने पुलिस की बस को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर हमला किया। ये लोग अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना नाम के एक हिंदूवादी संगठन के बताए गए। हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? हमले के बाद पुलिस ने गाड़ी रोक ली। एक पुलिस वाले ने उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए पिस्तौल निकाल ली, लेकिन उन लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर तलवारों से हमला जारी रखा। ऐसे में पुलिस आफ्ताब को लेकर वहां से चली गई। उधर श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ड्रग्स की सप्लाई का काम किया करता था और वो जिस शख्स से ड्रग्स लिया करता था उसे गुजरात पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फैजल मोमिन नाम के इस ड्रग्स पेडलर से श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला के काफी अच्छे संबंध थे। पुलिस ने बताया कि उसे जांच में पता चला कि आफ्ताब का फैजल मोमिन के घर पर काफी आना जाना था और उसे कई बार फैजल मोमिन के इलाके में देखा भी गया था। बताया जा रहा है कि ड्रग्स पेडलर फैजल मुंबई के वसई वेस्ट में उसी इलाके में रहता था जहां श्रद्धा के साथ दिल्ली शिफ्ट होने से पहले आफ्ताब किराए पर रहता था। जांच में पुलिस को फैजल और आफ्ताब के कई दोस्तों के बारे में भी पता चला है।
हालांकि श्रद्धा के कई दोस्त पहले ही कई बार बता चुके हैं कि आफताब को नशे की लत थी। इस बीच ज्ञानवापी सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट 2 हफ्ते बाद अपना फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा या नहीं, इस पर 2 याचिकाएं दायर की गई थी। उधर दुबई में एक पार्टी में हार्दिक पांड्या महेंद्र सिंह धोनी को डांस स्टेप सिखाते दिखाई दिए। हार्दिक ने इसका वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो धोनी के साथ डीजे की धुन पर डांस करते नजर आए। सामने आए वीडियो में धोनी पांड्या के डांस स्टेप की कॉपी करते दिखे। हार्दिक पांड्या ने अपने साथ भारत के कई दूसरे खिलाड़ियों को भी डांस करवाया। इधर शेयर बाजार में तेजी के बीच कारोबार के दौरान निफ्टी ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो 18,614 पर पहुंच गया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे। सेंसेक्स 212 अंकों की बढ़त के साथ 62,504 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 50 अंकों की तेजी के साथ 18,563 पर पहुंच गया। इस बीच कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप पर कैमल फ्लू का खतरा मंडराने लगा। ये चेतावनी WHO ने दी, जिसके बाद कतर पहुंचे लाखों लोगों और खिलाड़ियों को इन्फेक्शन का डर सताने लगा, क्योंकि कैमल फ्लू लोगों को वैसे ही परेशान कर सकता है जैसे कोरोना ने किया था। WHO ने चेतावनी दी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने पहुंचे करीब 12 लाख लोगों पर कैमल फ्लू होने का खतरा है। इसके अलावा खिलाड़ियों को भी इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि कैमल फ्लू ऐसी बीमारी है जो जानवरों से इंसान में फैलती है और कमजोर इम्यूनिटी वाले तो झट से इसका शिकार बन जाते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ऊंट को छूने या फिर उसका अधपका मीट खाने से भी कैमल फ्लू हो सकता है। हो सकता है वहाँ पे अनकुक्ड मीट या फिर रॉ मीट जो पार्शियली कुक्ड हो, उसके कंजम्पशन से कैमल फ्लू हो जाए। फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने कतर पहुंचने वालों को हिदायत दी गई है कि वो कैमल राइड से बचें, क्योंकि इन्फेक्शन का सबसे पहला कारण यही होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन, खाने पीने की चीजों का सुरक्षित इस्तेमाल करने और जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करने को भी कहा गया। लेकिन कतर में कैमल राइड और सफारी एडवेंचर से जुड़े बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कैमल फ्लू तेजी से फैल सकता है। कैमल फ्लू जिस वायरस से होता है वो कोरोना वायरस फैमिली का वायरस है। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम दिया है और सबसे खतरनाक बात यह कि इससे संक्रमित 35% यानी करीब 1/3 मरीजों की मौत हो जाती है। देखा जाता है जैसे भी कैमल फ्लू होता है उसमें से ऑलमोस्ट 1/3 जो पेशेंट्स होते हैं वो बच नहीं पाते हैं। इन्हीं खतरों की वजह से WHO ने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने जाने वालों को सावधान किया है। यही नहीं, WHO ने कैमल फ्लू को भविष्य में होने वाली संभावित महामारियों की लिस्ट में भी शामिल कर लिया। उधर ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलनों की आग अब वहां के सुप्रीम लीडर तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के परिवार ने भी अब वहां की जनता का साथ देना शुरू कर दिया है और उनकी भांजी का एक वीडियो तो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फरीदा मुराद खानी हिजाब का विरोध कर रही हैं। यहाँ तक कि वो दुनिया के तमाम देशों से अपील कर रही हैं कि ईरान के साथ हर तरह के रिश्ते खत्म कर दिए जाएं। वीडियो जारी करने का अंजाम ये हुआ कि ईरान की पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उनके भाई महमूद मुराद खानी को भी ईरान की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हिजाब के विरोध की आग में ईरान 17 सितंबर से सुलग रहा है। महसा अमीनी नाम की एक लड़की की मौत उस वक्त ईरान की पुलिस की हिरासत में हुई थी। महसा अमीनी का कसूर सिर्फ ये था कि उसने हिजाब का विरोध किया था। उसके बाद से ही हिजाब के नाम पर ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और ईरान के छिड़े इन आंदोलनों के बाद वहां की सत्ता पर बड़ा संकट माना जा रहा है। इसीलिए आंदोलनों को दबाने के लिए वहां की सरकार, पुलिस और सेना ने पूरी ताकत लगाई हुई है, लेकिन आंदोलन को दबाने में वो पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। अब तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का परिवार ही आंदोलनकारियों के साथ दिखने लगा है। इसीलिए माना जा रहा है कि वहां के सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि पूरी सरकार दबाव में है। अमेरिका तो पहले भी कई बार दावा कर चुका है कि ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का कभी भी सफाया हो सकता है। पिछले 2.5 महीने से चल रहे आंदोलनों में अब तक करीब 400 लोगों की मौत की खबर है, जबकि हजारों लोग गायब हैं। वहीं हजारों लोगों को ईरान की पुलिस ने जेलों में बंद किया हुआ है। ईरान की सिर्फ महिलाएं ही इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, बल्कि कारोबारी, डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकार तक आंदोलन से जुड़ चुके हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि जल्द ये आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। इधर प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक रोज पहले ही छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला था, जहां उन्होंने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की और फीस बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। तो विश्वविद्यालय प्रशासन कोई इस पर कदम उठाया है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 31 अगस्त को 4 गुना फीस बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर वहां कई बार हंगामा हो चुका है। उधर बिहार के रोहतास में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को कुचल दिया। आरोप है कि फरार होने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर मोटरसाइकिल को करीब 3 किलोमीटर तक घसीटता ले गया।
और इसी बीच ट्रक में आग लग गई। चंद मिनटों में ही आग की लपटों ने ट्रक और मोटरसाइकिल को जलाकर राख कर दिया। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर ने जिन 2 लोगों को कुचला, उन्होंने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। इस बीच सीरिया में तुर्की के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए सीरिया में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कुर्द लड़ाकों समेत कई आम लोगों की मौत की खबर आई थी, जिसके बाद सीरिया में कुर्द समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तरी सीरिया में कुर्द समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और तुर्की कहता है कि वहां का कुर्द लड़ाकों का संगठन SDF तुर्की में आतंक फैला रहा है और इसीलिए उसने उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया और उत्तरी सीरिया के कई इलाकों पर हमला कर दिया। रात में भी उसने SDF के एक ठिकाने को बर्बाद किया, जहां की तस्वीरें सुबह सुबह सामने आईं, जिसके बाद सीरिया में रहने वाला कुर्द समुदाय भड़क गया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और तुर्की का विरोध करने लगे। सीरिया में यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब अमेरिका ने भी तुर्की का साथ छोड़ दिया, क्योंकि कुर्द लड़ाकों के खात्मे में जुटे तुर्की ने सीरिया में बने अमेरिकी ठिकानों को भी नहीं छोड़ा, जबकि अमेरिका ने तुर्की से कहा था कि वो हालात न बिगाड़े और सीरिया में हवाई हमले रोक दे। उधर केरल में एक बंदरगाह के प्रोजेक्ट पर इस कदर बवाल हुआ कि लोगों ने तिरुवनंतपुरम के एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया। खबर है कि पुलिस ने वहां के 3000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनके हमले में पुलिस थाना बुरी तरह तहस नहस हो गया। पुलिस की गाड़ियां हमले के बाद कबाड़ में बदल गई। गाड़ियों के शीशे टूट गए। गाड़ियों के अंदर बैठने की जगह पर ईंटें पड़ी हुई दिखी। गाड़ी की पिछली सीट पर भारी भरकम गमले रखे हुए दिखे। पूरे थाने की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई भारी भरकम चक्रवाती तूफान आकर अभी अभी गुजर गया हो। थाने की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए दिखे। पैदल चलने की जगह पर पत्थर बिखरे हुए दिखने लगे। यहाँ तक कि पुलिस की वो टोपी जिसे शान समझा जाता है, वो टोपी भी जमीन पर गिरी हुई दिखी। पुलिस का दावा यह है कि 3000 लोगों ने एक साथ पुलिस थाने पर हमला कर दिया था। लोगों की नाराजगी की वजह एक बंदरगाह का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। बंदरगाह के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोग पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन इस बार वो थाने का घेराव करने पहुंच गए। हंगामे के बाद थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई और आंदोलनकारियों को पकड़ने की कोशिश तेज हो गई। इधर तेलंगाना के वारंगल में एक बच्चे के गले में चॉकलेट फंसने से उसकी मौत हो गई। बताया गया कि चॉकलेट अटकने की वजह से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और मौत हो गई। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि बच्चा स्कूल पहुंचने के बाद अचानक अपनी सीट से गिर गया, तो वो उसे फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने सर्जरी की तैयारी शुरू की, मगर उससे पहले ही दम घुटने की वजह से बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस बीच मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। भारत की तरफ से उन्हें इसके लिए निमंत्रण भेजा गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मिस्र के राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि होने के बारे में जानकारी दी। ऐसा पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एयरफोर्स के एक जवान ने खुद को गोली मार ली। उसने आत्महत्या किस वजह से की, इसका पता नहीं चल सका। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन से पहले पुतिन जापान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। यह दावा रूस की खुफिया एजेंसी FSB के लीक हुए एक ईमेल की वजह से किया गया, जिसके जरिए पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि यूक्रेन से पहले पुतिन ने जापान पर धावा बोलने की पूरी तैयारी कर ली थी। न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसी FSB के एक एजेंट ने इसी साल 17 मार्च को रूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को यह ईमेल भेजी थी। इस ईमेल के मुताबिक पुतिन अगस्त 2021 में जापान के खिलाफ जंग लड़ने की काफी गंभीरता से तैयारी कर रहे थे। दावा है कि उस ईमेल में जापान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे रूसी हेलीकॉप्टरों की पूरी जानकारी दी गई थी। मतलब यह कि रूसी सेना जापान पर हमला करने के लिए सिर्फ पुतिन के एक इशारे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि रूस इस बात से नाराज था कि जापान उसके कब्जे वाले कुरील द्वीपों को अपना बता रहा था, जबकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही रूस ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन पिछले साल दोनों देशों के बीच खटास तब आ गई जब जापान ने कुरील द्वीपों पर अपना दावा ठोक दिया। यही नहीं, जापान ने कुरील द्वीपों को अपना अभिन्न अंग बताते हुए रूस के कब्जे को अवैध बता दिया। असल में कुरील द्वीप जापान के उत्तरी हिस्से से रूस के कमचत्का प्रायद्वीप तक करीब 1300 किलोमीटर में फैले हुए हैं। जापान का आरोप है कि कमचत्का प्रायद्वीप के पास 4 द्वीपों पर रूस ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, जबकि रूस का तर्क है कि 1855 में दोनों देशों के बीच हुई एक संधि के मुताबिक उन द्वीपों पर रूस का अधिकार है। लेकिन जापान रूस की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और वो किसी भी सूरत में कुरील द्वीपों पर कब्जा जमाना चाहता है। यही वजह है कि जापान को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने उस पर अगस्त 2021 में हमले का प्लान बना लिया था। और दावा यह है कि यूक्रेन पर जीत मिलने के बाद पुतिन कभी भी जापान पर धावा बोल सकते हैं। इधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को तेलंगाना के
वरंगल जिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि शर्मिला रेड्डी के समर्थकों और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद वहां हंगामा बढ़ता चला गया। बवाल बढ़ा तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में उनके समर्थक वहीं सड़क पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। इस बीच जिस बस के जरिए वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख शर्मिला रेड्डी प्रचार कर रही थीं, उसी को कुछ लोगों ने आग के हवाले करने की कोशिश की। हालांकि बस में आग लग नहीं पाई और उसके इर्द गिर्द दूसरी चीजों में लगकर रह गई। आरोप है कि यह हमला भारत राष्ट्र समिति के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया। ऐसे में जब उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई तो वो वहां से भाग खड़े हुए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण रोकने की योजना पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस पर जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा। साथ ही इसे लेकर अपनी पूरी योजना बताने के भी निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने लोगों को डरा धमकाकर और लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए इसे रोकने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की है। इस बीच जम्मू कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी में किसान के काम आने वाला एक ड्रोन तैयार किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक स्प्रेयर ड्रोन खेतों में उड़ता नजर आया। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी अब एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होगी। ये स्प्रेयर ड्रोन है। बताया गया कि इस ड्रोन की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद मिलेगी। इधर दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर एक कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कार का टायर फटने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से कार साइकिल से टकरा गई। हादसे के तुरंत बाद साइकिल सवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इस बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। आईएसआई ने विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की मदद से पंजाब और हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों की हत्या करवाने का प्लान बनाया है, ताकि दोनों राज्यों का माहौल खराब किया जा सके। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में आईएसआई के इस खतरनाक प्लान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों की मदद से पंजाब और हरियाणा के बदमाशों को इस काम के लिए तैयार कर रही है। आईएसआई की साजिश है कि दोनों राज्यों में डेरा सच्चा सौदा के ऐसे समर्थकों को निशाना बनाया जाए जो जेलों में बंद है। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों पर कोर्ट में पेशी के दौरान हमला किया जा सकता है। इसके लिए हैंड ग्रेनेड समेत खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा करके आईएसआई 2007 में हुए एक विवाद का फायदा उठाना चाहती है। तब डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की वेशभूषा को लेकर बवाल खड़ा हो गया था, जिसके बाद सिख समुदाय के कुछ संगठनों ने उनके पुतले फूंके थे। उस वक्त प्रदर्शन कर रहे सिख समुदाय के लोगों से डेरा समर्थकों की झड़प भी हुई थी। और अब आईएसआई डेरा समर्थकों पर हमले करवाकर उसी आग को फिर भड़काना चाहती है। उधर मुंबई के पास नवी मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों के एक रेस्टोरेंट के अंदर मारपीट करते वहां नजर आए। बताया गया कि ये झगड़ा मामूली विवाद को लेकर हुआ और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दो गुटों के बीच कुर्सियां चलने लगी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में बातचीत करते नजर आए। तभी एक लड़का उठा और पीछे बैठे एक आदमी को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे मामला बिगड़ गया और दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और एक दूसरे पर कुर्सियां और प्लेट बरसाते रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। आरोप है कि कुछ लोग रेस्टोरेंट में गाली गलौज कर रहे थे, तभी पास बैठे लोगों ने उन्हें रोका था, जिससे वो भड़क गए और मारपीट करने लगे। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजस्थान में पार्टी के अंदर मचे घमासान को रोकने के लिए कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल को जयपुर रवाना कर दिया। 3 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल होगी और उससे पहले कांग्रेस पार्टी में मची कलह को सुलझा लेना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस ने एक फॉर्मूले के साथ राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को जयपुर भेजा। दावा किया जा रहा है कि उसी फॉर्मूले के तहत पार्टी विधायकों के समर्थन को लेकर गुप्त मतदान कराने की भी तैयारी में है। उधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई और वो देखते ही देखते आग का गोला बन गई, जिसमें मौजूद लोगों ने जलती बस से कूदकर अपनी जान बचाई। इससे पहले कि दमकल विभाग की टीम मदद के लिए पहुंचती, भड़कती आग की लपटों ने पूरी बस को जलाकर राख कर दिया। हादसे का शिकार हुई बस लखनऊ से गोरखपुर जा रही थी। इधर महाराष्ट्र में चंद्रपुर के बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस दौरान कुछ लोग ब्रिज पार कर रहे थे और वो उसका स्लैब टूटने की वजह से मलबे समेत पटरी पर आ गिरे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग घायलों की मदद के लिए ट्रैक पर पहुंचे, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी।
उधर यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर माइके की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्हें पुतिन का विरोधी बताया जाता था। इसी वजह से उनकी मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वो जंग में बेलारूस के इस्तेमाल के खिलाफ थे और इसी वजह से उन्हें पुतिन का विरोधी बताया जाता था। एक रोज पहले ही 64 साल की उम्र में अचानक उनकी मौत हो गई, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि उनकी मौत के पीछे रूस का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो 9 महीने से लगातार बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमले कर रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको तो पुतिन के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया के कई बड़े देश बेलारूस के खिलाफ होते जा रहे हैं, उसने वहां की सरकार में अहम पदों पर बैठे लोगों की चिंता बढ़ा दी और वो पुतिन के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। व्लादिमीर माइके भी उन्हीं में एक बताए जाते थे। फकीरों के लिए खोटी चवन्नी फेंकते रहिए, फकीरों के लिए खोटी चवन्नी फेंकते रहिए, दुआ की आंच पर अपने पराठे सेकते रहिए। 100 बात की एक बात कही विनय ने। तड़प इंसान दिखने की मगर परहेज खतरों से, गधों के बीच छिपना है अगर तो रेंकते रहिए। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।